कहानी अर्शी की। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं मजबूर होकर मर्द का भेष बदलकर ड्राइवर की नौकरी करने लगी। मेरे मालिक बहुत अच्छे थे, रोज़ मुझसे रास्ते भर बातें करते जाते। जब एक दिन उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि वह एक लड़की से प्यार करते हैं, मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। आप इतने जवान और खूबसूरत और अमीर हैं, आपसे तो कोई भी लड़की शादी करने को तैयार हो जाएगी। लेकिन मेरे कदमों तले उस वक्त ज़मीन निकल गई जब उन्होंने मेरी ही तस्वीर। मेरा नाम शालिनी है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मुझे पढ़ने लिखने का कोई ख़ास शौक़ नहीं था, इसलिए 12वीं के बाद पढ़ाई को छोड़ दिया। मेरा ताल्लुक़ एक खाते पीते ख़ानदान से था। मेरा पिताजी 2 भाई और 1 बहन थे। शुरू से ही मेरे ख़ानदान में जायदाद की खातिर झगड़े चल रहे थे। पापा सारा दिन अस्पताल के धक्के खाते, क्योंकि मेरे चाचा और बड़े पापा दोनों हिस्सों की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। मेरे वक्त कुछ इसी प्रकार गुजर रहे थे कि मुझे खबर मिली कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त मानसी की शादी है। मानसी के घर वाले बहुत अमीर थे। मानसी के स्पेशली मुझे अपने हर फंक्शन में बुलाया था। मैं उसके मेहंदी के फंक्शन में गई तो घर आते वक्त काफ़ी रात हो गई थी कि रास्ते में एक तेज़ रफ्तार से गुजरती हुई गाड़ी मेरे पास रुकी और किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा रखा और मैं बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो अपने आप को एक तहखाने में पाया, जहां पहले ही कुछ लड़कियां मौजूद थीं। ये एक बड़ा सा कमरा था जिसे मुझे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि यह एक कैद खाना है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी कैद थे और कुछ जवान लड़कियाँ भी थीं जिनसे क्लब में डांस करवाया जाता और कुछ को तो कोठों पर बेच दिया जाता। पुलिस भी इस गैंग के साथ मिली हुई थी। उनमें से एक लड़का मुझे देखकर मुस्कुराया। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। वह मुझे घूरता ही जा रहा था। मैंने डर के एक लड़की का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि किसी न किसी तरह हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं डर के मारे काँप रही थी। मुझे अपने साथ साथ अपने माँ बाप की भी फिक्र हो रही थी। मेरे बिना तो उनका रो रो कर बुरा हाल हुआ होगा। सभी लड़कियां रो रही थीं और बच्चे भी बेतहाशा रोए जा रहे थे। मैं एक बच्चे के पास बैठी। वह बच्चा मुझे बहुत ही प्यारा लगा। मुझे उस बच्चे पर बहुत तरस आया। उसे देखकर लग रहा था कि वह गुस्से में ज़मीन को घूर रहा है और सोच रहा है कि जैसे तैसे मुझे यहाँ से निकालने का रास्ता मिल जाए। मैंने प्यार से उस बच्चे के सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम इन जालिमों के हाथ में कहाँ से आ गए? मेरे सवाल करते ही बच्चा रोने लगा। तभी कुछ लोग वहाँ पर आए और सभी को भेड़ बकरियों की तरह मारने पीटने लगे और मारते हुए कह रहे थे कि चलो, तुम लोगों को कहीं और जाना है। यहाँ पर तकरीबन 50 लोग कैद थे और इन 50 लोगों को कहीं और शिफ्ट होना था। इस अंधेरे कैद खाने में सूरज को देखे हुए बहुत दिन हो गए थे। कुछ पता नहीं था कि कब सुबह होगी और कब शाम। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने से ड्रग सप्लाई का काम भी लिया जाने लगा। अब मुझे इस दिन का डर था कि जिस दिन यह लोग मुझे भी इस घिनौने काम में लगवा देते। अक्सर हम जिन चीज़ों से डरते हैं, हमारे साथ वही होता है। अब ये लोग यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को नशे का आदी कर रहे थे। एक दिन मुझे भी एक दूसरे कमरे में ले जाया गया। यहाँ पर मौजूद एक लड़के ने मुझे एक इंजेक्शन दिया। अब रोज़ यही होता और कब मैं इस नशे की आदी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। और जो लड़का इंजेक्शन देता, मैं उसके पास जाने लगी और उससे अपने मन की सारी बात शेयर करती और खूब रोती कि हादसा होने के बाद मेरे माँ बाप जीते जी मर गए होंगे। पता नहीं लोगों ने मेरे माँ बाप को क्या क्या सुनाया होगा। इस लड़के का नाम रोहित था। मुझसे वादा किया कि एक दिन तुम्हें मैं यहाँ से निकलवा दूँगा, लेकिन इससे पहले कि किसी ने उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। कहते हैं ख़राब वक्त गुज़र ही जाता है, लेकिन जिस पर गुज़र रही है उसे ही पता चलता है कि वक्त कैसे गुज़रा। एक रोज़ हम लोगों की निगरानी पर जो शख्स रखा गया था, अचानक उसे चक्कर आया और वह गिरकर बेहोश हो गया। हम सब ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और वहाँ से निकलकर भाग गए। यकीन करिए कि उस दिन पता चला कि आज़ादी क्या होती है। अपनी जान सबको प्यारी होती है। हम सब अंधाधुंध भाग रहे थे। कुछ लोगों को गोलियां लग गई और कुछ इस भगदड़ में ज़ख्मी हो गए। मैं इतनी ज़ोर से ज़मीन पर गिरी कि मेरा बाजू टूट गया था।
लेकिन इस वक्त इस तकलीफ़ से ज़्यादा यही सोचती कि कुछ भी करके यहाँ से भागना है, नहीं तो सारी ज़िंदगी इनकी क़ैद में रह जाऊँगी। यह एक सुनसान रास्ता था, सड़क के किनारे लगा हुआ एक घना जंगल था। मैं इस जंगल में घुस गई और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकली। रात काफ़ी हो चुकी थी। सड़क पर आती जाती गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रात के इस वक्त कोई भी लिफ्ट देने को तैयार नहीं था। मैं पैदल ही वहाँ से चलना शुरू किया, लेकिन 2 दिन से भूख और कुछ नशे की आदत की वजह से मेरा चलना भी मुश्किल हो गया। कुछ दूर भागने के बाद मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो हॉस्पिटल का वार्ड था। मैंने देखा मेरे पास एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले खड़े थे। मुझे होश में आते ही पुलिस वाले मुझे पूछताछ करने लगे। मैं डर गई कि कहीं मुसीबत से निकली हूँ दोबारा उसी में फंस न जाऊँ, इसलिए मुकर जाना बेहतर समझा। लोगों ने मेरे घर का एड्रेस लिया और मैंने देखा मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी। मुझे देखते ही वो चीखना चिल्लाना शुरू किया। लोगों ने बताया कि मेरी माँ आज 6 माह बाद बोली थी। जब जब मैं अगवा हो गई तो लोगों ने मेरे माँ बाप को ताने मारना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बेटी तो बदचलन थी, इसलिए घर से भाग गई। मेरे पिता यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर एक दिन वह दुनिया छोड़कर चल बसी। मेरी माँ बेटी और पति के गम में दिमागी तौर से बीमार हो गई थी और आज जब वह मुझे देखी तो चीख चीख कर रोने लगी। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब मैं घर आई तो पता चला ये समाज लड़कियों का घर से भागना तो याद रखता है, लेकिन किसी ने अगवा कर लिया ये नहीं दिखता। हर शख्स अपनी ऐनक लगाकर बैठा रहता और सब अपनी अपनी नज़र से सोच के मुताबिक दूसरों पर बातें करना शुरू कर देते। मेरे घर आते ही आस पड़ोस के लोग मेरे घर पर इकट्ठा हो गए और मुझसे सवालों की बारिश होने लगी कि वह लड़का कौन है जिसके साथ तुम भागी थी। तुमने एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारी वजह से तुम्हारा यह बाप दुनिया छोड़कर चल बसा। मैंने अपनी सफाई देनी चाहिए पर किसी ने मेरी एक न सुनी, इसलिए मैं चुप हो गई। लोगों ने मेरी माँ से कहा कि अगर तुम अपनी इस बदचलन बेटी को घर पर रखी तो तुम्हें समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरी माँ इन सब लोगों की बातें सुनी तो उन्होंने भी किसी से कुछ कहना उचित नहीं समझा, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए उन्होंने उसी वक्त मेरा हाथ पकड़ा और गांव छोड़कर शहर चली आई। शहर में मेरी माँ की एक पुरानी सहेली रहती थी। रात के 10 बजे हम उनके घर पहुँचे। अचानक हमें अपने घर देखकर मेरी माँ की सहेली सविता आंटी घबरा गई। उन्होंने हमें घर के अंदर आने को कहा और एक कमरे में बिठाया। अभी हम सब बातें कर रहे थे, अचानक मैंने देखा सविता आंटी का एक बेटा जो पागल था वह हमारे पास आया और मुझसे कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो और खेलो। सविता आंटी के बेटे अतुल की उम्र लगभग 23 साल थी, लेकिन वह बच्चों की तरह बिहेव करता। उसकी ज़िद की वजह से माँ ने मुझसे कहा कि जाओ उसकी बात मान लो, नहीं तो यह हमें परेशान कर देगा। मेरी माँ की सहेली सविता आंटी ने बताया कि उनका बेटा एक बहुत ही काबिल पढ़ा लिखा इंसान था, अपने कॉलेज का बेस्ट प्लेयर था। एक बार मैच खेलते समय किसी खिलाड़ी ने उसके सर पर भारी चीज़ मार दी और वह बेहोश होकर गिर गया और पूरे 1 महीने अस्पताल में रहा। उसकी हालत तो सुधर गई, लेकिन उसके दिमाग का एक हिस्सा ख़राब हो गया, जिसकी वजह से ये बच्चों की तरह बिहेव करता है। हम माँ बेटी सविता आंटी के घर रहने लगी। अतुल सारा दिन अपने कमरे में पड़ा रहता या अपनी माँ से ज़िद करके अपनी बात मनवाता। अतुल मुझसे अच्छी तरह से घुल मिल गया था। मेरे आने से उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया था। वह मुझसे ढेर सारी बातें करता। धीरे धीरे करके हमारा अच्छा वक्त गुजरने लगा। सविता आंटी का हम पर बहुत एहसान था, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में उन्होंने हमें अपने घर में पनाह दी थी। हमारे लिए यही बहुत काफ़ी था। मेरी माँ अपनी सहेली के साथ लोगों के कपड़े सिलती और मैं सारा दिन घर के काम करती। अतुल के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके घर में सविता आंटी और अतुल ही रहते थे। कुछ दिन बाद मेरी माँ की सहेली ने मेरी माँ से एक अजीब सी फरमाइश कर दी कि वह अतुल की शादी मुझसे करवाना चाहती थी। माँ ने सविता आंटी से कहा
कि अपने घर में पनाह देने की इतनी बड़ी कीमत मत मांगो। लेकिन मेरी माँ की सहेली सविता आंटी ने एक शर्त रख दी, या तो मैं उनके बेटे से शादी करूं या हम अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें। सविता आंटी की यह शर्त सुनकर अब तो हमें अपने रूह पर भी भरोसा उठ गया। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं तुम्हारी शादी अतुल से नहीं होने दूंगी, क्योंकि वह पागल है। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों अतुल के साथ रहते रहते मुझे उससे लगाव हो गया था। वह चाहे जैसा भी था, मुझे वह अच्छा लगने लगा था। मैंने माँ को समझाते हुए कहा, माँ अब हम यहाँ से निकले तो हम मारे मारे फिरेंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं होगा। इसलिए यही बेहतर हो कि हम सविता आंटी की बात मान लें। मेरे फैसले पर माँ रोती रही कि मेरी एक ही बेटी थी और कैसा नसीब लेकर आई। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर देर तक रोते रहे और कुछ दिन बाद मेरी शादी अतुल से करवा दी गई। मेरी शादी पर माँ मेरी बहुत रोई थी, पर मैं क्या करती, हमारी मजबूरी ने मुझे यह सब करने को मजबूर किया। मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजरने लगे। अतुल मुझे अपना दोस्त मानता था, पर पत्नी का क्या मतलब होता है उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। एक दिन एक भिखारन मेरे दरवाजे पर आई और कहने लगी, मुझे पेट भर खाना खिला, तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। उसकी बात पर मैं हंसी थी कि नसीब में तो मेरा पागल पति है, तो इससे बड़ा दुख मेरी ज़िंदगी में और क्या हो सकता है। मैंने उस भिखारन को खाना खिलाया तो उसने कहा, जा बेटी, तेरा पति तुझसे बेइंतहा प्यार करेगा। उसकी बातें मैं सुनकर हैरान थी कि भला मेरा पागल पति मुझसे क्या प्यार कर सकता था। लेकिन कहते हैं कि दुआएं तकदीर बदल देती हैं। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होने लगा। कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि अतुल के हालात दिन प्रतिदिन सुधार होने लगे हैं। अतुल की सुधरता देखकर हमने उसका इलाज दोबारा शुरू करवाया। इस बार डॉक्टर को भी पूरी उम्मीद थी कि अतुल जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरा पूरा पूरा दिन अतुल की देखभाल में निकल जाता, लेकिन मेरी मेहनत रंग लाई और अतुल की हालत में सुधार होने लगा। अब वह पहले से बेहतर हो गया। लेकिन अतुल के ठीक होते ही पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया कि वह मुझसे नफरत करने लगी, मेरे प्रति अतुल को भड़काने लगी। इन बुरे हालातों में भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी माँ के इलाज में मेरे ससुराल वालों ने साथ नहीं दिया और अचानक मेरी माँ यह दुनिया छोड़कर चल बसी। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। ससुराल में रहने का ठिकाना तो था, लेकिन मेरा अपना कोई भी नहीं था। मेरी माँ के गुजरते ही मेरी सास का अत्याचार मेरे ऊपर और बढ़ गया। वो मेरे पति अतुल से कहकर मुझे बहुत सारी बातें सुनवाती। अतुल पहले से बहुत बेहतर हो गया था, लेकिन वो अपनी माँ के हाथों का खिलौना बन गया था। उसकी माँ जैसा कहती वो उन्हीं के इशारों पर चलता। हम पति पत्नी अजीब रिश्तों से जुड़े थे। साथ होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ नहीं थे। हमारा रिश्ता बस यूं ही चल रहा था कि एक दिन मेरी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। अचानक मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन अपने माँ बनने की खबर सुनकर मुझे थोड़ी भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि मेरे और अतुल के रिश्ते में जो दरार थी वह हमारे आने वाले बच्चों के लिए ठीक नहीं थी। मेरे मन में यह डर था कि पता नहीं अतुल अच्छा बाप बन पाएगा कि नहीं। जो इंसान अच्छा पति नहीं बन पाया वह अच्छा बाप कैसे बन सकता है। इसी डर की वजह से मैं अपने बच्चों को इस दुनिया में लाने से डर रही थी। मैंने अपने मोहल्ले की एक औरत से बात की जो सरकारी अस्पताल में नर्स थी। वह मेरी मदद करने को तैयार हो गई, लेकिन अस्पताल जाने के बाद पता चला कि मेरा अबॉर्शन नहीं हो सकता। अगर हमने इस बच्चे को गिराने की कोशिश की तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। मैं अपना मायूस चेहरा लेकर घर लौट आई। वो 9 महीने मेरे लिए 9 साल के बराबर थे। किसी तरह 9 महीने गुजरे और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बेटा और एक बेटी थी। बच्चों को देखकर मेरे मन में अजीब सी खुशी थी। अपने बच्चों को देखकर मेरी ममता तड़प उठी और मैंने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। बच्चों की पैदाइश के बाद अतुल और मेरी सास का रवैया अब पहले से कुछ बेहतर हो गया था। वे दोनों भले ही बिना मुझसे पूछते, लेकिन उन्हें बच्चों से बड़ा लगाव था।
और मेरे जैसी बदकिस्मत के लिए यही काफ़ी था। धीरे धीरे मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजरने लगे और वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब मेरे बच्चों ने मुझे माँ कहकर पुकारा था। यह बात वही लोग समझेंगे जिसका अपना कोई नहीं होता। एक दिन मेरी सास और मेरे पति अतुल किसी काम से बाहर गए थे, पर वापसी पर आते वक्त उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उन दोनों की मौत हो गई। उनकी मौत की खबर सुनकर मैं फिर से एक बार टूटकर चकनाचूर हो गई। वे दोनों मेरे लिए कैसे भी थे, पर वही लोग मेरे बच्चों का सहारा थे। अब सब यह सोच सोच कर सारी रात मुझे नींद नहीं आती कि अब हमारा गुजर बसर कैसे होगा। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह कुछ दिन चली, फिर धीरे धीरे हमारे घर में खाने खाने के लाले पड़ने लगे। एक माँ खुद भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। मैं अगल बगल के मोहल्ले में काम कर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, लेकिन एक अकेली औरत का कोई सहारा नहीं होता और न ही लोग उसे बेइज्जत करने पर तुले रहते हैं। लोगों के काम करने घर जाती तो वहाँ पर उनके घर के मर्द मुझे गंदी निगाहों से घूरते। एक दिन मैं यूं ही ऐसे ही भटकते भटकते जा रही थी कि मुझे पता चला कि एक आदमी को ड्राइवर की ज़रूरत है। मैं गाड़ी चलाना उन्हीं दिनों सीखी थी जब मैं किडनैप हुई थी। वो किडनैपर हमें ट्रेनिंग देते ताकि वक्त आने पर हम गाड़ी चलाकर भाग सकें। लेकिन फिर से वही परेशानी थी कि मुझे एक मर्द की गाड़ी चलानी थी। इसलिए मैंने अपना हुलिया चेंज कर लिया और अपने आप को मर्द की पोशाक में ढाल लिया। कोई भी मुझे देखता तो यही समझता कि मैं एक मर्द हूँ और मैं उस आदमी से की गाड़ी चलाने लगी। वो साहब बहुत अच्छे थे, तो वो मुझसे अपने मन की सारी बातें शेयर करते। धीरे धीरे और मेरे बीच एक गहरी दोस्ती हो गई थी। गाड़ी चलाते चलाते मेरे सफ़र भी अच्छा गुजर जाता। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछा कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़की देखी थी और उसी से प्यार करने लगा था, पर ज़िंदगी ने ऐसा वक्त दिखाया कि मैं उसे ढूंढ न सका। अपने झमेले में वो लड़की कहाँ खो गई, कुछ किस्मत की मारी थी। पता नहीं वो किस हाल में होगी। साहब ने कहा कि अगले दिन उसे लड़की की तस्वीर जो मुझे दिखाएंगे। अब मुझे अगले दिन का इंतज़ार था और उस लड़की की किस्मत के बारे में भी सोच रही थी कि उसकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, क्योंकि कोई शख्स उससे 7 साल से मोहब्बत करता था और उसी की याद में अभी तक उसने शादी नहीं की थी। अगले दिन बच्चों को स्कूल छोड़कर जब मैं साहब को लेने गई, जब वो गाड़ी में बैठे कुछ दूर जाकर मैंने उनसे कहा कि मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाइए। आखिर कौन है वो खुशनसीब, कौन है जिससे आप प्यार प्यार करते हैं। उन्होंने जब उस लड़की की तस्वीर निकाल कर मुझे दिखाई तो तस्वीर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह शख्स तो मेरी ही तस्वीर मुझे दिखा रहा था। यह तस्वीर तब की थी जब मैं अगवा हुई थी। पता नहीं कैसे इस तस्वीर को निकाला गया था। अचानक ब्रेक लगने से गाड़ी रुक गई। उसे साहब ने कहा, गाड़ी ध्यान से चलाओ। उसे क्या पता था कि मैं किसकी ध्यान में थी। उसने मुझे बताया कि 7 साल पहले वह एक गैंग का हिस्सा था। उसका पिछला रिकॉर्ड एक क्रिमिनल का था, लेकिन फिर एक दिन उसने एक चेहरा देखा जिसे देखकर उसने खुद से एक वादा किया कि वह इस दलदल से निकलेगा और उसे उस मासूम लड़की को भी निकालेगा। उसने बताया कि मैं वहाँ पर मौजूद लोगों के नशे को आदी बनाता था, पर जब से मैंने उस लड़की को देखा था उसके प्यार में गुम हो गया था और मैं इस गलत काम से छुटकारा पाना चाहता था। इसीलिए मैंने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। फिर मैं पुलिस का गवाह बन गया। पुलिस ने जब वहाँ पर छापा मारा तो वहाँ पर सभी लोग फरार हो चुके थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उस लड़की को खो चुका था। फिर मुझे याद आया कि उसने एक बार अपने घर का एड्रेस दिया था। मैं पूछता पूछता वहाँ पर पहुँचा तो लोगों से पता चला कि उसके पिता उसकी जुदाई में मर गए। उसके बाद उस लड़की और उसकी माँ को समाज से निकलने की धमकी दी गई, जिससे वह लड़की और उसके माँ यह गांव छोड़कर कहीं चले गए। मैंने पढ़ाई अच्छी खासी की थी, लेकिन गलत संगत की वजह से क्रिमिनल बन गया था। उसी वक्त अपने साहब की बातें सुनकर मैंने उन्हें सच्चाई बता दी।
कि मैं ही वह लड़की हूँ जिसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बचने के लिए मैंने अपना हुलिया बदल लिया और उन्हें पता चला कि मैं शालिनी हूँ, तो वो मुझे अपने सामने देखकर बहुत खुश हो गए और मुझे अपने गले लगा लिया। मैंने अपने ऊपर बीती हर बात उन्हें बताई। रौनक ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के सारे दुखों को दूर कर तुम्हारे बच्चों को अपना लूँगा। रौनक ने बताया कि जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो तुम्हें देखकर मैं इस बुरी संगत से दूर जाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन तुम भी मुझसे बिछड़ गई। फिर मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लग गया। मेरी पढ़ाई की वजह से मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई और मैं लगन से ये नौकरी करने लगा, क्योंकि मेरे मन में यह विश्वास था कि एक ना एक दिन तुम मुझे ज़रूर मिलोगी। कहते हैं अगर प्यार सच्चा हो तो एक ना दिन ज़रूर मिलता है, और आज तुम मेरे सामने बैठी हो। रौनक की बात सुनकर मैं भी बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे एक सच्चा जीवन साथी मिला था। मैंने उसे अपने बच्चों से मिलवाया। कुछ दिन बाद रौनक ने मुझसे शादी कर ली। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी दुख देखे थे, रौनक ने आकर मेरे दामन में खुशियाँ भर दी।